Today topic is inference rule. What is inference rule? Then rules of inference is used to conclude valid conclusion. कोई भी स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हैं वो वैलिड है या नहीं है. किसी प्रॉब्लम में किसी स्टेटमेंट के बारे में आपको जानना हो, स्टेटमेंट हमारा वैलिड है या नहीं. वैलिडिटी के बारे में बहुत डिटेल्स में हम लोग डिस्कस किए थे कि किस तरह के स्टेटमेंट को हम वैलिड कहते हैं. यहाँ पर साउंड आर्गुमेंट को ही हम वैलिड स्टेटमेंट और कंक्लूजन के लिए इंक्लूड करें. केवल वैलिड स्टेटमेंट हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है. तो वहां पे हम आपको बताए थे कि साउंड आर्गुमेंट होगा तभी हमारी वैलिड स्टेटमेंट बनेगा. और वो प्रीवियस स्लाइड्स और क्लास में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस किए थे. तो हम उस वैलिडिटी पे नहीं जाते हैं, इसके डेफिनेशंस वगैरह पे आते हैं. और यहाँ पर जो इन्फ्रेंस रूल्स हैं उसमें फर्स्ट इन्फ्रेंस रूल है हमारा लॉ ऑफ डिटैचमेंट, जिसको मॉडुस पोनेंस के नाम से भी जानते हैं. ज्यादातर एग्जाम में लिखता है व्हाट इज मॉडुस पोनेंस, ये क्वेश्चंस में आते हैं. दूसरा है हमारा लॉ ऑफ कंट्रापोजिशन, और ये मॉडुस टॉलेंस दूसरा नाम है. एक्चुअली मॉडुस पोनेंस आप देखेंगे, मॉडुस पोनेंस में हम पॉजिटिव और ट्रू वैल्यू को लेकर के काम करते हैं, जबकि मॉडुस टॉलेंस में नेगेटिव वैल्यू लेकर के काम करते हैं. तो इसी का दूसरा फॉर्म है, जैसे प्रीवियस क्लास में आपको हम लोग बताए थे कि P implies Q यदि लिखा हुआ है P implies Q, तो इसका कन्वर्स क्या होगा? इसका कन्वर्स होता है not Q implies not P. आप इसका कन्वर्स निकालिएगा तो ये इसका आएगा. आप इसका ट्रूथ टेबल फाइंड आउट कीजिए और इसका ट्रूथ टेबल फाइंड आउट कीजिए, दोनों का ट्रूथ टेबल सेम मिलेगा. तो इसी मॉडुस पोनेंस का अपोजिट हमारा मॉडुस टॉलेंस होता है. तो हम लॉ ऑफ डिटैचमेंट को मॉडुस पोनेंस और लॉ ऑफ कंट्रापोजिशन जो कि P implies Q का कन्वर्स है उसको हम मॉडुस टॉलेंस कहते हैं. नेक्स्ट जो हमारा इन्फ्रेंस रूल है वो इन्फ्रेंस रूल है हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म, और फोर्थ वन इज डिसजंक्टिव सिलोगिज्म और DS. नेक्स्ट इज एडिशन, एंड देन सिंप्लीफिकेशन, conjunction, and last one is dilemma. There are 2 or 4 different more inference rule that are based on quantifier. All these inference rule are not based on quantifier but on quantifier. You know quantifier is for all. Quantifier हमारे पास 2 तरह के होते हैं, for all and there exist. इस 2 quantifier के बेसिस पे आपके और भी 4 डिफरेंट इन्फ्रेंस रूल हैं जिसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं. वो बाद में इंक्लूड किया जाएगा जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा. तो अभी सिर्फ बेसिक जो इन्फ्रेंस रूल्स हैं हमारे, वो बेसिक रूल्स यहाँ पे हमने यूज किए हैं, और वो ये 8 डिफरेंट इन्फ्रेंस रूल्स हैं. तो इसके बारे में अदर जो 2 के बारे में हम बता रहे हैं क्वांटिफायर, इस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. तो दीज आर द डिफरेंट इन्फ्रेंस रूल and they are called basic inference. First is law of detachment or modus ponens. What is modus ponens? If P implies Q and P are true, then Q will be true. And you can also write it like this: P comma P implies Q. Both methods are correct, and you can write both way, either this way or this way. The definition of modus ponens is the rules states that if formula P and P implies Q of either propositional logic or predicate logic. हम लोग 2 तरह के लॉजिक पढ़ते हैं, propositional logic and predicate logic. propositional logic के केस में स्टेटमेंट्स का ट्रू वैल्यूज आइदर ट्रू और फॉल्स हमें पता होता है, लेकिन प्रेडिकेट लॉजिक के केस में जब तक कोई वैल्यू नहीं दिया जाए हमें पता नहीं चलता कि वो ट्रू है या फॉल्स है. इसी का एग्जांपल बता रहे थे. सपोज करो Px, y दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट है x इज ग्रेटर देन y. अब इसके बारे में हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है. रीजन आपको इसके पहले के क्लास में बताया हुआ है कि x और y का जब तक वैल्यू नहीं हम प्रोवाइड करें, यू कांट से whether it is true or false. That's why it is known as a predicate, not a propositional logic. This statement is only a predicate logic or predicates, not a proposition. Each proposition has some true values, either true or false, like sun rises in the east.
if you write like this, S colon and S is the statement of sun rises in the east, sun rises in the east, sun rises in the east, then it is a proposition, because you know what is the true value of this, you know it is true. So this S is a proposition, but Pxy is not a proposition. It may be proposition if we write x is greater than 0 and y is greater than 0. अब आप इसके x और y के वैल्यू पर बता सकते हो कि इस प्रेडिकेट का ट्रू वैल्यू क्या है, आइदर ट्रू और फॉल्स। जब आप ये वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं उस केस में ये मेरा प्रेडिकेट प्रोपोजिशन बन जाता है, लेकिन बिफोर दिस it is only predicate. Okay, I think you know what is the difference between proposition and what are the differences between proposition and predicate. हमने यहाँ पे ये कहा कि कोई भी वेरिएबल यदि दिया हुआ है या प्रेडिकेट दिया हुआ है या एटम दिया हुआ है, जैसे मान लो कि हमारे पास दिया हुआ है p x, y, तो इसमें दो पैरामीटर्स हैं x और y, और x और y की वैल्यू जब तक आप नहीं देंगे आप इस स्टेटमेंट के बारे में ये नहीं बता सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। हम केवल एक यहाँ पे सेंटेंस लिख दिया x इज ग्रेटर देन y, लेकिन आप बता सकते हो कि इसकी ट्रू वैल्यू क्या है, फॉल्स है या ट्रू है, ये बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो। तो pxy हमारा वैलिड स्टेटमेंट है, लेकिन ये वैलिड तभी प्रोपोजिशन बनेगा जब इसकी वैल्यू के बारे में आपको पता हो कि x और y है क्या। यदि हम यहाँ पे लिख दे x इज ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू 4, जो भी आप लिखना चाहें, x इज ग्रेटर देन 4 एंड y इज इक्वल टू 3, अब ये आप बता सकते हो कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि x को हमने ग्रेटर देन 4 कहा है, तो x is greater than 4 means 5, 6, 7, 8 etc. and y is equal to 3 हमने लिख दिया है, तो 5, 6, 7, 8 always greater than 3. That's why this statement is true for these values. If you remove this value, then you can't say what is the true value of this statement. So without this value, it is a predicate. और यही चीज अब ये जब वैल्यू दे दिया तो अब ये प्रेडिकेट नहीं रहा, अब ये बन गया प्रोपोजिशनल लॉजिक। जब इसका ट्रू वैल्यू आपको मालूम हो जाए कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये जैसे ही पता चला आपको, ये आपका क्या बन गया, प्रेडिकेट से प्रोपोजिशन बन गया। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक में ईच स्टेटमेंट के ट्रू वैल्यूज हमें पता होता है, लेकिन प्रेडिकेट के केस में चाहे वो सिंगल सिंबल केवल p लिख दीजिए या उसके जो आर्गुमेंट्स हैं जैसे x y आप डाल दीजिए, वो उस केस में जब तक x और y पैरामीटर की वैल्यू आप नहीं देंगे वो सिर्फ प्रेडिकेट कहलाएगा। आपके प्रॉब्लम में दोनों तरह के स्टेटमेंट होंगे, आइदर प्रोपोजिशनल और प्रेडिकेट। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोपोजिशनल लॉजिक हो या प्रेडिकेट लॉजिक हो, बोथ केसेज में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यदि p implies q और p ट्रू हो तो आप Q को ट्रू मान सकते हो। आप इसका ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे कि यदि ये दो कंडीशन को हम फॉलो करें और ये दोनों ट्रू हो तो उस केस में ये ट्रू होता है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका यहाँ पे लिखा p, p implies Q। ओके, आई थिंक देयर विल बी नो एनी क्वेरी। और कोई क्वेरी है बताओ इस टॉपिक पर? किसी को और कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। यहाँ सर कहना यही है ना कि जब प्रेडिक्ट लॉजिक मतलब प्रेडिक्ट को हम लोग को पता चल जाए कि क्या है इसका कंडीशन, तो उसके बाद ही प्रोपोजिशनल वो हो सकता है। तब वो प्रेडिकेट प्रोपोजिशन बन गया, तब वो प्रेडिकेट प्रोपोजिशन बन गया। और प्रोपोजिशन के बारे में तो इतनी सारी डिटेल्स हमने डिस्कस किया ही है कि हर प्रोपोजिशन का कोई ना कोई ट्रू वैल्यू होगा। अब इसका एक ट्रूथ टेबल देख लो कि इसका ट्रूथ टेबल क्या है, तो आप एकदम 100% एश्योर हो जाओगे। यहाँ पे हमने लिखा है p implies q, और तो दो प्रोपोजिशंस हैं, इस दो प्रोपोजिशंस को हमने यहाँ पे लिखा pq। और आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस की संख्या यदि 2 हो तो टोटल डिफरेंट वैल्यूज क्या, इसके इंटरप्रिटेशन कितने होंगे,
वो आपको मालूम है 2 to the power 2। यहाँ पर 2 आपका नंबर ऑफ प्रोपोजिशन है, तो नंबर ऑफ प्रोपोजिशन P एंड Q दो है, तो 2 to the power 2 दैट इज 4। तो 4 डिफरेंट वैल्यूज क्या होंगे? ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब ये चार हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हो गए या डिफरेंट इसके इंटरप्रिटेशंस हो गए। इस चार इंटरप्रिटेशन में आपको निकालना है P इम्प्लाइज Q की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो तो उस केस में P इम्प्लाइज Q फॉल्स होता है। तो आप यहाँ पर पता करो कि कब आपका हाइपोथेसिस ट्रू है। तो ये दो केस में ट्रू है और उस वक्त Q की वैल्यू फॉल्स कब है, तो सिर्फ इस केस में आपका हाइपोथेसिस ट्रू है और कंक्लूजन फॉल्स है, तो P इम्प्लाइज Q का रिजल्ट आपका फॉल्स होगा इस केस में, और बाकी सारे केस में ट्रू होगा। यहाँ तक तो आप पहले से पढ़े हुए हो, तो इस टेबल में हम इसका ट्रूथ वैल्यूज रख दिया। अब ट्रूथ वैल्यूज रखने के बाद आपको मॉडुस पोनेंस लगाना है। मॉडुस पोनेंस कहता है कि P इम्प्लाइज Q ट्रू होना चाहिए, तो ट्रू कब कब है उसको मार्क कर लो। फिर कहता है P भी ट्रू होना चाहिए, तो P कब कब ट्रू है? इस दो केस में ट्रू है। इस दो केस में आपका P फॉल्स है, इसलिए ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता, तो ये दो रो तो आपके ऐसे भी आउट हो गए। अब सेकेंड रो के बारे में आप देखो, तो सेकेंड रो में P तो ट्रू है लेकिन P इम्प्लाइज Q फॉल्स है, तो ये सेकेंड रो भी आपका आउट हो गया। सिर्फ बचा कौन सा? सिर्फ आपके पास बचा हुआ कौन सा रह गया बताओ? फर्स्ट रो। ये फर्स्ट रो सर। फर्स्ट रो रह गया, जहां पर ये कंडीशन मेरा ट्रू हो रहा है, P इम्प्लाइज Q और P दोनों ट्रू हो, उस वक्त Q हमारा देख लो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, 100% है, यूनिक वैल्यू है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। यदि P और P इम्प्लाइज Q ट्रू हुआ तो Q ट्रू होना ही होना है, ये 100% एश्योर्ड है। अब इसी स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, P को पहले रखो, P इम्प्लाइज Q को बाद में रखो, दोनों तरीका हमारा सही है। ये मेरा फर्स्ट इन्फ्रेंस रूल था। यदि ये दो मिले तो बिना कुछ प्रूफ किए हुए डायरेक्ट लिख दो कि Q प्रूफ हो जाए, Q ट्रू होगा। यदि ये दो कंडीशन मिल गया तो आपको और कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ प्रूफ भी नहीं करना है, कुछ लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट यू कैन से Q इज ट्रू बाय यूजिंग मॉडुस पोनेंस। बस वहां पे केवल मॉडुस पोनेंस लगा देना और कह देना कि इस रूल के अकॉर्डिंग Q ट्रू होगा। ये ट्रूथ टेबल आपको एश्योर कर रहा है। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंट्रापोजिशन और मॉडुस टॉलेंस। व्हाट इज मॉडुस टॉलेंस और लॉ ऑफ कंट्रापोजिशन? P implies Q यदि ट्रू हो, P implies Q and not Q, नॉट Q, ये कह रहा है नॉट Q ट्रू हो तो नॉट P ट्रू होगा। तो यदि आपका नॉट P ट्रू है तो P क्या बन गया? हम कह रहे हैं नॉट P ट्रू है, P आपका फॉल्स हो गया। वैसे ही नॉट Q यदि हमने ट्रू कहा है तो Q आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया सर। इस स्टेटमेंट को आप दूसरे ढंग से क्या बोल सकते हो कि यदि P इम्प्लाइज Q मेरा ट्रू हो और Q मेरा फॉल्स हो तो P भी मेरा फॉल्स हो। P इम्प्लाइज Q ट्रू हो तो नॉट Q को हमने ट्रू कहा है तो Q हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। यहाँ पर हम दूसरे ढंग से बोल रहे हैं, नॉट Q हमारा ट्रू है, नॉट Q ट्रू है, और इस Q में यदि नॉट Q ट्रू है तो Q हमारा ऑब्वियसली क्या बन जाएगा? फॉल्स बन जाएगा। और यही सिचुएशन आपके साथ नॉट P का भी है कि नॉट P को ट्रू कहा तो P मेरा फॉल्स हो गया। तो इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, यदि P इम्प्लाइज Q ट्रू हो और Q मेरा फॉल्स हो तो P मेरा फॉल्स होगा। The rule states if P implies Q is true but Q the consequent of P implies Q। आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे कि P implies Q में P को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, प्रेमिसेस बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं, और Q को कंक्लूजन बोलते हैं या कंसिक्वेंट बोलते हैं। ये पहले से बताए हुए हैं। तो P implies Q यदि ट्रू है और Q जो कि कंसिक्वेंट है इस P implies Q का वो फॉल्स है, देन द एंटीसीडेंट P of P implies Q is also false। यही बात हमने भी आपको कहा
कि यदि P implies Q ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो P फॉल्स होगा, जिसमें Q का नाम क्या है, कंसिक्वेंट है या कंक्लूजन कह सकते हो, और P को हम एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस कह सकते हैं। तो इसको हम दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि P implies Q यदि ट्रू है और कंसिक्वेंट फॉल्स है तो हाइपोथेसिस मेरा फॉल्स होगा। इसका ट्रुथ टेबल भी देख लो, P implies Q और P implies Q, तो ये P and Q, there are two different propositions, so there will be 4 different interpretations and they are shown here: TT, TF, FT and FF. And on this basis, the value of P implies Q is also given here. When hypothesis is true and Q is false or consequent is false, then it will be false, and in all other cases it will be true. Come to the our modus tollens formula. P implies Q must be true. So here P implies Q is true for 3 rows: first, third and fourth. Okay, and not Q is true. Not Q is true, it means Q is false. तो Q false कहाँ पे है, आप उसको मार्क कर लो, false यहाँ पर है, तो ये दोनों false हैं। तो इस केस में आपका ये not Q क्या हो जाएगा, true हो जाएगा। तो not Q true किस में मिला, सिर्फ आपको not Q true किस में मिल रहा है, ये इसमें मिल रहा है, यहाँ पर तो आपका P false हो जाएगा। हाँ, तो आपका ये false है, तो इस केस में इसका P देखिए, not P को true का है तो P false होना चाहिए, तो इस केस में ये आपका रो गायब होगी क्योंकि P true हो गया। और इस केस में तो पहले से ही ये P true है, जबकि हमको P क्या मिलना चाहिए, false मिलना चाहिए। तो false सिर्फ 2 जगह पे है, वो है थर्ड एंड फोर्थ में। तो थर्ड एंड फोर्थ को ही हम कंसीडर करेंगे, और ये ट्रू भी मेरे लिए कोई काम का नहीं रहा क्योंकि P हमारा false होना चाहिए, वो ट्रू यहाँ पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट और सेकंड रो तो मेरा ऐसे भी इनवैलिड हो गया। अब सिर्फ रह गया थर्ड और फोर्थ के बारे में डिस्कस करना। तो कह रहा है P implies Q ट्रू होने चाहिए, P implies Q इस 2 में ट्रू है, और Q मेरा फॉल्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर Q आपको क्या दिया हुआ है, ट्रू दिया हुआ है। तो इसके ट्रू होने से ये थर्ड रो भी मेरे काम के नहीं है। तो अब सिर्फ रह गया आपके पास फोर्थ रो, और ये फोर्थ रो में आप देख रहे होगे कि फोर्थ रो जो हमारा दिया हुआ है वो सिर्फ हमारा काम का है। तो इस फोर्थ रो पर यदि हम अपने आप को ये कंसंट्रेट करें तो आप यहाँ पे देखिए P implies जब Q ट्रू है, P implies Q जब ट्रू है तो Q हमारा फॉल्स है, और उस केस में P भी ट्रू होगा। यही बात वो बता रहा है हमारा मॉडुस टॉलेंस। तो ये 100% ट्रू होता है, देख सकते हो, बिना किसी प्रूफ के आप डायरेक्ट कर सकते हो कि P implies Q यदि ट्रू है और नॉट Q मेरा ट्रू है तो नॉट P मेरा ट्रू होगा। या दूसरे ढंग से ऐसे भी बोल सकते हैं, P implies Q ट्रू हो और Q मेरा फॉल्स हो तो P मेरा फॉल्स होगा 100%। इसको प्रूफ करने की कहीं कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप इस मॉडुस टॉलेंस के रूल से लिख सकते हो। और ये 2 रूल पर हम डिटेल डिस्कशन इसीलिए किए कि इसी 2 रूल पर आपका डायरेक्ट प्रूफ और इनडायरेक्ट प्रूफ बेस्ट है। और अदर भी इन्फ्रेंस रूल को यूज करते हैं प्रूफ करने के लिए, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट प्रूफ और इनडायरेक्ट प्रूफ पे है। और ये दोनों डायरेक्ट प्रूफ आपका मॉडुस पोनेंस पे है और इनडायरेक्ट प्रूफ आपका मॉडुस टॉलेंस पे है, इसलिए हम इन दोनों को डिटेल्स आपको बताने की कोशिश किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एनी क्वेश्चंस? सर यहाँ पे P और Q जो और P implies Q के, तो हम ये भी तो सर एक हम चाहे तो 2 रो इसमें बढ़ा सकते, 2 कॉलम बढ़ा के सर हम of course you can do. Yes sir, क्योंकि वो क्लियर होता है। Insert 2 columns both, not P and not Q. Yeah. The next inference rule is hypothetical syllogism. Basically, this inference rule is based on previous 2 different inference rule, and this rule says if P implies Q, I mean P implies Q true है, ऐसा हम मान रहे हैं, और कहीं पर लिखा हुआ है एक दूसरा स्टेटमेंट Q implies R, हम कहते हैं Q implies R, तो ये कहता है कि यदि ये दोनों ट्रू है तो आपका पहले वाले का हाइपोथेसिस और दूसरे वाले का कंसिक्वेंट ट्रू होगा, यानी P implies
आर, यदि आपका दो, हाँ सर ये हाँ बहुत सिंपल है, P implies Q ट्रू है, तो आप P implies Q तो बहुत बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, implies का हाँ फॉर्मूला सर लगाना है, P implies Q ट्रू हो और Q implies ट्रू हो, इसको हम ट्रांजिटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है, आपको मालूम है कि इफ A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C, ऐसा लिखा हुआ है, तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज यू नो A is greater than C, ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो अलजेब्रा में। यदि A greater than B है और B greater than C है, तो A obviously greater than C होगा। ये इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव। A greater than B है और B greater than C है, आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे कि इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। यदि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट ट्रू है तो A greater than ट्रू होगा, ये हम जानते हैं बाय ट्रांजिटिव लॉ। तो ट्रांजिटिव लॉ से ये ट्रू है, तो वैसे ही यहाँ पे कह रहा है कि P implies Q ट्रू हो और Q implies R ट्रू हो, तो यहाँ भी एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। उस केस में कहता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट का हाइपोथेसिस और सेकंड स्टेटमेंट का कंक्लूजन, ये दोनों यानी P implies R आपका ट्रू होगा। तो बहुत सिंपल सा है। कॉलम जो भी हाँ सर, बनाना रोज चाहो बना सकते हो, कॉलम में कमी बेसी हो सकती है। रोज आपका 8 यस फिक्स है, 8 से ज्यादा नहीं बनेगा सर। हाँ, you can write the definition. The rule states Yes, sir. that if we assume that both the formula P implies Q and Q implies R true, then we may say, then we may assume P implies R is also true, and you can draw truth table for this. आप इसको खुद बनाइए, इसका truth table बहुत आसान है, सारा तरीका बताया हुआ है, इसके ट्रूथ टेबल पे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज कॉल्ड डिसजंक्टिव सिलोगिज्म, और ये डिसजंक्टिव सिलोगिज्म कहता है कि यदि P ज्वाइन Q या P और Q ट्रू है और नॉट P मेरा ट्रू है, तो Q आपका ट्रू होगा, इसको कहते हैं डिसजंक्टिव सिलोगिज्म। इसी को दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि P और Q यदि ट्रू है और नॉट Q ट्रू है तो P ट्रू होगा। इसी का दूसरा फॉर्म आपका ये है, इसीलिए यहाँ पे और नहीं लगा करके हमने एंड लगाया है। आप क्वेश्चन में देख लीजिए कि P और Q ट्रू होना चाहिए, नॉट P ट्रू होना चाहिए। नॉट P, तो नॉट P कहने का मतलब P फॉल्स होना चाहिए, तो उस केस में Q आपका ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पर हम कह रहे हैं P और Q ट्रू होना चाहिए और Q मेरा फॉल्स होना चाहिए, तो P मेरा ट्रू हो जाएगा। ये दोनों ही तरीका यूज होता है हमारे प्रूफ करने में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में मैक्सिमम यूज करेंगे ये सब इन्फ्रेंस रूल को, और वहां पे आपका जो इन्फ्रेंस इंजन होते हैं, उस इन्फ्रेंस इंजन में ये सारे इन्फ्रेंस रूल को यूज किए जाते हैं। वहां पर जब जाओगे AI वगैरह में तो उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल्स, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इसका रूल याद। डेफिनेशन है द टू रूल्स अबव स्टेट दैट इफ इट इज गिवन that P और Q is true and one of P और Q में से कोई एक false है, then other must be true। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, जो ऊपर आपका फॉर्मूला दिया वही फॉर्मूला का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको केवल माइंड में। नेक्स्ट इज कॉल्ड सर, इसका भी तो ट्रूथ टेबल बना सकते हैं ना? आप कोर्स बना सकते हो सबका। जो मेन कंफ्यूजन वाला टेबल था वो मॉडुस पोनेंस और मॉडुस टॉलेंस था, बाकी सब तो सिंपल है, इसलिए इसके ट्रूथ टेबल पे हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमको मेन जो टॉपिक से प्रूफ पे जाना है। ये सब इन्फ्रेंस रूल हैं, इसमें से कुछ इन्फ्रेंस रूल आपके ब्लॉक में है, कुछ नहीं है, तो हमें लगा कि पहले हम सारे इन्फ्रेंस रूल को बता दे, यदि जरूरत पड़ेगी तो स्टूडेंट हमारा अपने से काम कर सके। एडिशन रूल में कहता है कि यदि कोई प्रोपोजिशन P ट्रू है तो इस पर बेस्ड P और Q कोई भी चीज इसके साथ यदि आप लगा देते हो, एक प्रोपोजिशन ट्रू है, और का रूल क्या है? और के रूल में कहता है कि 2 प्रोपोजिशन हो या 2 लाख प्रोपोजिशन हो, इसमें से कोई एक ट्रू हो गया तो सारे का और क्या होगा? ट्रू हो जाता है। यहाँ पे यही बात लिख रहा है कि P यदि ट्रू है तो इसमें किसी भी प्रोपोजिशन को और करके ऐड कर सकते हो, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एडिशन। इसमें P और Q और R Q और T और M और N जितना भी तुमको जोड़ना है जोड़ लो। एक हमारा मालूम हो गया P ट्रू है तो बाकी सारे के सारे ट्रू हो जाए। इसको दूसरे ढंग से भी ऐसे लिख सकते हैं
कि Q ट्रू है तो P और Q ट्रू होगा। वही बात कह रहे हैं जो पहले कहा हमने कि और के केस में हमारा मान लो P लिखते हैं और Q लिखते हैं और R लिखते हैं। अब इसमें आप जितना भी चाहो उतना लिख दो, इसमें से एक भी प्रोपोजिशन को हमने ट्रू कह दिया, यदि इसको हमने ट्रू कह दिया सारे के सारे तो इस पूरे का रिजल्ट क्या हो जाएगा? ट्रू होना है। ट्रू हो जाएगा। यही बात यहाँ पे कह रहा है। तो आप देखिए, एक को ट्रू कर लीजिए और बाकी सबको इसके साथ अटैच कर दीजिए, तो इस अटैचमेंट की वजह से इसका नाम पड़ गया एडिशन। कि एक प्रोपोजिशन ट्रू हो गया तो इसमें किसी को भी ऐड करके और कर दें तो हमारा उसका रिजल्ट ट्रू मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एडिशन या एडिशन इन्फ्रेंस। जितने भी प्रोपोजिशंस दिए गए हैं और से जुड़े हुए हो, और का सिंबल देख रहे हो यहाँ पे, ये होता है वी। यस तो और यस से सर। जितने भी प्रोपोजिशन जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 जितने भी जोड़ दो, केवल उसमें से एक को ट्रू कर दो तो उस एडिशन का जो रिजल्ट होगा वो ट्रू। ये ओके बात सर। पता है। इसका फॉर्मूला हो गया, द रूल्स स्टेट दैट इफ वन ऑफ P एंड Q, यहाँ पर सिर्फ दो प्रोपोजिशन रखे हैं, आप जितना चाहो उतना प्रोपोजिशन रख सकते हो। इफ वन ऑफ P एंड Q, यदि दो में से कोई एक ट्रू है, इज एज्यूम टू बी ट्रू, देन वी कैन एज्यूम P और Q टू बी। यहाँ पे सिर्फ दो प्रोपोजिशन सर, को लेकर के हमने काम किया है। आप इसमें बहुत सारे ट्रूथ टेबल बना सकते हो आसानी से, बहुत सिंपल है। Yes, sir. Next one is called simplification, and this simplification says if P and Q not or, यहाँ पे and है, P and Q true होगा तो P true होना है। P and Q, and का रूल क्या है? and का रूल है कि सारे प्रोपोजिशन ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू होगा, और एक भी फॉल्स हो गया तो रिजल्ट मेरा फॉल्स होगा। तो इस केस में P एंड Q का हमने सिर्फ दो प्रोपोजिशन लिया है, आप इसके साथ बहुत सारे प्रोपोजिशंस को ऐड कर सकते हो। तो हम सिर्फ दो पर ये फॉर्मूला बता रहे हैं, या जनरली फॉर्मूला दो पर ही बताया जाता है, लेकिन आप इसके साथ एंड में जितने भी प्रोपोजिशन जोड़ना चाहें जोड़ सकते। एंड का रूल यही है, क्योंकि कोई ये एक ही वैल्यू ना नहीं। हाँ, ये ट्रू तभी होगा जब सारे के सारे ट्रू होंगे। यस सर, क्योंकि ये तभी ट्रू होगा जब इसमें से सारा का सारा ट्रू होगा। तो अब P लिखो या Q लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर हो गया होगा? हाँ सर। Yes, sir. Yes. हाँ, तो यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल बनाने के लिए दो प्रोपोजिशन लिए हैं, इसलिए कह रहा है कि P एंड Q ट्रू हो तो P ट्रू होगा। और इसी के साथ इसका दूसरा फॉर्म भी हो सकता है, और वो दूसरा फॉर्म क्या होगा? P एंड Q यदि ट्रू है तो Q ट्रू होगा। यही बात हम पहले भी बोल दिए हैं। इसका डेफिनेशन है, the rule says that if P and Q is true, then P can be assumed to be true, and similarly Q may be assumed to be true। तो इसी चीज को डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि यदि P and Q ट्रू होगा तो P भी ट्रू होगा और Q भी ट्रू होगा। यदि आपको P का रिक्वायरमेंट है तो इसको यूज कीजिए, और Q का रिक्वायरमेंट है तो इसको यूज कीजिए, जो भी यूज करना चाहो। नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन, and in conjunction it says if two or more than two propositions are true then their and is true। यदि दो या दो से अधिक प्रोपोजिशंस ट्रू हैं तो उनका एंड, यानी उनका जो P एंड Q एंड R एटसेट्रा